नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं हैंडीकैप डिसेबल्ड के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, हम स्पेशल चाइल्ड टॉपिक को स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हमने बहुत सारे टाइप्स देख लिए हैं चाइल्ड के। आज आपका स्पेशल चाइल्ड में लास्ट टॉपिक रह रहा है हैंडीकैप डिसेबल्ड, जिसके बारे में आज हम डिस्कशंस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हैंडीकैप डिसेबल्ड कैसे होते हैं और इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें जानना होगा कि जो हैंडीकैप डिसेबल्ड होते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विकलांग, हालांकि इस विकलांग वर्ड का अब हम यूज नहीं करते हैं, अब हम जिसका यूज करते हैं वो है दिव्यांग, यानी दिव्यांग चाइल्ड्स, यानी दिव्यांग बच्चे कौन से होते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको बता दूं, हैंडीकैप डिसेबल्ड में एक होता है OH, ठीक। OH का फुल फॉर्म होता है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड का मतलब ये वो बच्चे होते हैं जो व्हील चेयर पर होते हैं। यानी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड का मतलब हो गया कि या तो ये बच्चे लेग से दिव्यांग होते हैं या फिर वो हैंड से दिव्यांग होते हैं। तो ऐसे बच्चे ज्यादातर आपको कैसे मिलेंगे? व्हील चेयर पर मिलेंगे। तो ये उन बच्चों की कैटेगरी हैं जो हाथ से या पैर से दिव्यांग होते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए व्हील चेयर यूज किए जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। चलिए, नेक्स्ट आपका है VH, यानी कि जिसे हम बोलते हैं V फॉर होता है विजुअली और H फॉर होता है हैंडीकैप्ड, यानी कि इसको हम कहते हैं विजुअली हैंडीकैप्ड। और विजुअली हैंडीकैप्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जो आई से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि आपको पता है कि हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो जिनको आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, उनको हम कहते हैं विजुअली हैंडीकैप्ड के अंतर्गत हम काउंट करते हैं। अब इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लो विजन और एक होता है ब्लाइंड। मतलब एक होता है कि मान लीजिए जिनकी विजन पावर जो है वो बहुत कम होता है, लो हो जाता है, यानी कि कम दृष्टि जिनके पास होती है। तो ऐसे वो बच्चे होते हैं जिनको आप विजुअली हैंडीकैप्ड की कैटेगरी में रखते हैं। और एक ऐसे टाइप के बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं, यानी कि जिनको बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो भी आपके विजुअल हैंडीकैप्ड की कैटेगरी में आते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आपके पास मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स या कोई छात्र ऐसा है जो लो विजन पावर में है, तो उसके लिए आप इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत क्या प्रोवाइड करा सकते हैं। मैंने आपको इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक में बहुत डिटेल में हर एक चीज़ को समझाया कि एज अ टीचर्स आपका रोल क्या होता है और आपको किस तरीके से बच्चों को डील करना होता है, और एक पढ़ाने के साथ साथ आपका और क्या कर्तव्य होता है, इनके बारे में मैंने डिटेल में आपसे बात की है, जिसे आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर इजीली देख सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड मैंने 3 से 4 पार्ट बनाए हैं और मैंने उसमें डिटेल में बात की है, तो उसमें मैंने आपको क्लियर किया है। बट यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई स्टूडेंट्स हैं जिसको लो विज़न की प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए आप लेंस प्रोवाइड करा सकते हैं या आप उसको स्पेक्टिकल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये सब इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ये पॉलिसीज़ दी गई हैं कि अगर आपके स्कूल में कोई बच्चा लेंस या स्पेक्टिकल्स जिसे चाहिए हो, तो उसके लिए आप जो है गवर्नमेंट से हेल्प ले सकते हैं और उस बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है जिसके दौरान आपको गुजरना पड़ता है, ठीक। तो ऐसे बच्चे मान लीजिए जो लो विजन है, यानी कि जिनको लेंस स्पेक्टिकल्स की ज़रूरत है, उनके लिए एक एडजस्टेंट लैंप की भी आवश्यकता होती है। यानी कि वो जिस चेयर पर बैठते हैं या जिस रो में बैठते हैं, उसमें एडजस्टेंट लैंप लगे हुए होने चाहिए ताकि उनको देखने में प्रॉब्लम ना हो। और ऐसे बच्चों को एज अ टीचर आपको हमेशा फर्स्ट रो में बिठाना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों की जो पावर होती है, यानी देखने की जो क्षमता होती है, वो कमज़ोर होती है। तो हो सकता है कि वो ज़्यादा डिस्टेंस से बोर्ड पर क्या आप लिख रहे हैं तो उस चीज़ को सही तरीके से ना देख पाए। तो ऐसे बच्चे अगर आपकी कक्षा में होते हैं, तो ऐसे बच्चों को आपको फर्स्ट रो में बिठाना पड़ता है और वो जिस चेयर पर बैठते हैं उसमें एडजस्टेंट लैंप लगे हुए होने चाहिए ताकि उन्हें देखने में प्रॉब्लम ना हो। और ऐसे बच्चों के लिए आप लेंस या स्पेक्टिकल्स प्रोवाइड करा सकते हैं। और ये बच्चे कौन से कैटेगरी के होते हैं? विजुअली हैंडीकैप्ड के लो विज़न वाले कैटेगरी में होते हैं। तो इनके लिए ये सारे प्रोसेस होते हैं जिनके दौरान आपको गुजरना पड़ता है, और इन सब कार्य को करने के बाद हो सकता है कि उस बच्चे का आप उचित तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक होता है स्टूडेंट्स ब्लाइंड, जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित होते हैं, यानी कि इनको बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई देता। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या होता है कि रेजिडेंशियल स्कूल की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और ऐसे रेजिडेंशियल स्कूल आपके
सोसाइटी में कहीं ना कहीं होंगे, जहाँ पर होंगे वहाँ पर जाकर आप जो है उस बच्चे का एडमिशन्स करा सकते हैं। मैं इसमें आगे आपको डिटेलिंग बताऊंगा कि जो विजुअली हैंडीकैप्ड से रिलेटेड बच्चे होते हैं उनके लिए हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप्ड के लिए कहाँ पर इसका इंस्टीट्यूट बनाया गया है, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, ऐसे बच्चों को आप रेजिडेंशियल स्कूल में भेज सकते हैं जहाँ पर ऐसे बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट से पढ़ाया जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये ब्रेल स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को आप ब्रेल स्क्रिप्ट से पढ़ा सकते हैं। एक साइंटिस्ट थे लुइस ब्रेल, जिन्होंने इस स्क्रिप्ट को डिज़ाइन किया था, क्योंकि ये खुद से भी ब्लाइंड थे, तो इन्होंने जो है पढ़ने का एक तरीका निकाला था। जो बच्चे बिल्कुल इस यूनिवर्स में आते हैं और जो बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं वो भी एजुकेशंस ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो रेजिडेंशियल स्कूल होता है वहाँ पर ब्रेल स्क्रिप्ट से पढ़ाए जाते हैं। और ये जो है ब्रेल स्क्रिप्ट देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम लुइस ब्रेल था, जिसमें 6 पॉइंट्स होते हैं। तो एक बार यहाँ से आपके प्रश्न बन चुके हैं यूपी टेट में कि जो लुइस ब्रेल स्क्रिप्ट है तो उसमें कितने पॉइंट्स होते हैं। तो देखिए, उसमें 6 पॉइंट्स होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं उन बच्चों के लिए। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट थोड़ा सा डार्क होता है और ये वाला पॉइंट थोड़ा सा डार्क होता है, और ये कोड वर्ड देते हैं कि ये मान लीजिए ए है, तो बाकी 4 पॉइंट जो है वो लाइट होंगे और 2 पॉइंट डार्क होंगे। तो बच्चा जो है इस पर अपने फिंगर्स को फेर कर वो रियलाइज कर सकता है कि इसके लेफ्ट के 2 पॉइंट जो है वो कैसे हैं, थोड़े से उभरे हुए हैं, इसका मतलब ये ए साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से ये एक स्क्रिप्ट होता है जिसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं हम, और इसके दौरान जो है वो ब्लाइंड बच्चों को हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे बच्चों को रेजिडेंशियल स्कूल में भेजना होता है। मान लीजिए आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान कोई बच्चा आता है जो बिल्कुल ब्लाइंड है, तो आप उस बच्चे को गाइड कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे को आप रेजिडेंशियल स्कूल में भेजिए जहाँ पर ब्रेल स्क्रिप्ट से पढ़ाया जाएगा। और ब्रेल स्क्रिप्ट जो देने वाले थे वो लुइस ब्रेल थे, जिन्होंने 6 पॉइंट पर बात की है। तो इसीलिए एक बार यहाँ से प्रश्न बन चुका है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ब्रेल स्क्रिप्ट में कितने बिंदु होते हैं, तो 6 बिंदु होते हैं। इसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपके विजुअली हैंडीकैप्ड से रिलेटेड 2 टाइप्स होते हैं, एक लो विजन का और एक ब्लाइंड का। अगर आपके पास ऐसी कोई बच्चे आते हैं तो आप इन बच्चों को किस तरीके से हैंडल करेंगे, इस बच्चों को, ऐसे बच्चों को कैसे गाइड करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए HH, जिसे हम फुल फॉर्म से जानते हैं हियरिंग हैंडीकैप्ड, H फॉर हियरिंग और H फॉर हैंडीकैप्ड, यानी कि सुनने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो सुनने से रिलेटेड भी 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है कंप्लीट डिफ, यानी कि जो बिल्कुल बहरा होता है, और एक होता है पार्शियली डिफ, यानी कि जो आंशिक रूप से बहरे होते हैं। तो देखिए, जो कंप्लीट डिफ होते हैं वो क्या होते हैं, वो गूंगे भी होते हैं, यानी गूंगा भी होगा और बहरा भी होगा। इसका मतलब ये है कि जो कंप्लीट डिफ, आप जानते हैं कि जो हम कोई भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसके 4 प्रोसेस होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ठीक। तो मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है बिल्कुल कंप्लीट डिफ है, तो वो कभी भी कोई चीज़ नहीं सुन सकता। जब वो नहीं सुन पाएगा तो उसके पास शब्द भंडार भी कम होंगे, इसका मतलब वो स्पीकिंग भी बहुत कम करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो गूंगा होता है वो बहरा भी होता है, क्योंकि वो कंप्लीट डिफ है। तो ऐसे बच्चों को देखिए आप आई कोऑर्डिनेशंस की हेल्प से और उनको जो है गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जाता है, बट इनको भी आप एजुकेशन दे सकते हैं। बट जो पार्शियली डिफ होते हैं, यानी कि जो आंशिक रूप से डिफ होते हैं, यानी बहुत कम डिफ होते हैं, कम सुनाई देता है बट उनको सुनाई तो देता है, तो ऐसे बच्चों के लिए आप हियरिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को चेक करके आप उनको हियरिंग मशीन्स दे सकते हैं, और वो हियरिंग मशीन का यूज़ करके जो है वो अपनी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि HH, यानी कि जो आपको एक पता चल चुका होगा कि जो होता है आपका OH, जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड होते हैं जिनके लिए व्हील चेयर की हेल्प की गई है। उसके बाद एक होता है VH, यानी कि विजुअली हैंडीकैप्ड, और उसके बाद ये था आपका HH, यानी कि हियरिंग हैंडीकैप्ड। तो हियरिंग हैंडीकैप्ड के 2 टाइप्स हो गए, एक आता है आपका कंप्लीट डिफ और दूसरा होता है पार्शियली डिफ।
पार्शियली डिफ जो होगा यानी कि जो आंशिक रूप से बहरा होगा, यानी कि आंशिक रूप से कम सुनने वाला होगा, उसको आप हियरिंग मशीन्स प्रोवाइड करा सकते हैं। और जो कंप्लीट डिफ होगा उसके अंदर थोड़ी ज़्यादा गंभीर संभावनाएं होती है, तो ऐसे बच्चे को जो है आप एक्टिविटीज़ के द्वारा और एक्टिविटी कर कर ऐसे बच्चों को आप ट्रेंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्टूडेंट्स इसमें एक और आता है MH से रिलेटेड। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं MH यानी मेंटली हैंडीकैप्ड की बात करूं, तो मेंटली हैंडीकैप्ड का मैंने आपको मेंटल रिटार्डेशंस के थ्रू बता दिया था कि जो है APA यानी कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशंस के द्वारा इसके 4 टाइप बताए गए हैं। तो मैंने वो पिछले वीडियोज़ में अच्छे से डिटेल में बात की, इसलिए मैं यहाँ पर MH से रिलेटेड कोई बात नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, MH मैंने आपको लास्ट क्लासेस में कवर करा दिए हैं। तो यहाँ पर आपके जो है हैंडीकैप्ड से रिलेटेड 3 टाइप हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ से एक और पॉइंट है जिस पर मैं अभी आपसे बात करने वाला हूँ, और देखते हैं यहाँ से प्रश्न एग्जाम्स में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए इसमें एक और टाइप है स्टूडेंट्स, लास्ट है कि चिल्ड्रन विथ स्पीच डिफेक्ट यानी कि भाषण दोष वाले बच्चे, यानी कि जो भाषण दोष से रिलेटेड जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो सही तरीके से अपना स्पीच नहीं कर पाते, यानी कि अपनी बात को नहीं बता पाते। तो ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जो हकलाते हैं, यानी कि जो मान लीजिए स्टटर होते हैं, यानी कि हकलाना। कुछ बच्चे आप देखते हैं, और ये मैक्सिमम जो है जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्टार्टिंग में हकलाते हैं, बट जो जब वो धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो एक निश्चित आयु के बाद उनका जो हकलाना है वो कम हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ बच्चे होते हैं जो तुतलाते हैं और वो धीरे धीरे आगे जाकर क्या करते हैं, वो तुतलाना बंद कर देते हैं। तो ये कुछ भाषण दोष वाले बच्चे होते हैं जिनमें हकलाने की प्रॉब्लम होती है या फिर तुतलाने की। तो ऐसे बच्चों को तो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है हर तरीके की क्वालिटी होती है, बस इन्हें थोड़ा सा स्पीच से रिलेटेड डिफेक्ट होती हैं। और ऐसे ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नाक से बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये स्टार्टिंग के एजेस में बच्चे ज़्यादातर करते हैं, बट एक निश्चित एज के बाद ये बच्चे ऐसी गतिविधियों को नहीं करते। बहुत कम केसेस में बच्चे होते हैं जो हकलाते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो नाक से एंड तक भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता होगा हिमेश रेशमिया। तो हिमेश रेशमिया वो सिंगर थे जो नाक से गाते थे, और आपको आज भी पता होगा वो बहुत ज़्यादा हिट भी रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा जो है वो नाक से ही बोलता है या फिर हकलाता है या तुतलाता है तो वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता। ऐसे बच्चे भी बहुत आगे जा सकते हैं, बट हमारी जो सोसाइटी है उनकी थोड़ी सी माइंड सेटअप ऐसी होती है कि वो जो है इसमें क्रिटिसिज्म करते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और यदि स्कूल में कोई बच्चा ऐसे बच्चों को मतलब मेंटली डिस्टर्ब करते हैं या फिर मान लीजिए उसको चिढ़ाते हैं, तो ऐसे ना करने दीजिएगा, और कोशिश ये कीजिएगा कि ऐसे बच्चों को इजीली हैंडल करें ताकि वो बच्चे भी अपने फील्ड में आगे जा पाए और अपना डेवलपमेंट कर पाए। तो स्टूडेंट्स ये था आपके स्पेशल चाइल्ड से रिलेटेड कुछ टाइप्स जिनके बारे में मैंने आपसे बात की है, जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये सारे टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे जहाँ से एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये लास्ट पॉइंट है स्पेशल चाइल्ड टॉपिक से रिलेटेड, और यहाँ से हो सकता है कि आपके लिए एग्जाम्स में प्रश्न बन जाए। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए NIHH। NIHH का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड। ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड, ये आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इन मुंबई में स्थित है। तो NIHH, N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट, H फॉर हियरिंग और H फॉर हैंडीकैप्ड, यानी कि NIHH का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड, इन मुंबई में स्थित है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि NIHH का फुल फॉर्म बताओ, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन आपका सही होगा और ये आपको पता होना चाहिए। और ये भी पूछा जाता है कि NIHH इंडिया में कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। यहाँ से भी प्रश्न एक बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं ये चारों पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ये 4 संस्थाएं बनाई गई हैं स्पेशल चाइल्ड्स के लिए। दूसरा होता है स्टूडेंट्स NIOH।
NIOH का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। ठीक, तो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कौन से होते हैं? NIOH को कहते हैं। और ये आपके कहाँ पर है? कोलकाता में। 2018 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि NIOH जो सुपर टेट का एग्जाम था आपका, उसमें पूछा गया था NIOH कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोलकाता में। जिनको पता था उन्होंने सही क्वेश्चंस किए हैं, सही आंसर दिए हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 4 संस्थाएं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, इनके बारे में आपके पास नॉलेज होना आवश्यक है और ये स्पेशल चाइल्ड के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स NIVH। NIVH का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड। ठीक, और ये आपके कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। और लास्ट है स्टूडेंट्स NIMH यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड इन सिकंदराबाद, यानी कि सिकंदराबाद में पड़ता है और ये आंध्र प्रदेश का ही एक हिस्सा है। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि NIMH कहाँ पर है, और 4 ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, देहरादून, आंध्र प्रदेश। तो आप जाएंगे आंध्र प्रदेश के साथ। ठीक, या फिर हो सकता है कि आपसे NIMH में 4 ऑप्शन दे दे कि ये कहाँ पर स्थित है, मुंबई, कोलकाता, देहरादून और सिकंदराबाद। तो स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश का ही एक पार्ट है सिकंदराबाद, यानी कि एक जिला है सिकंदराबाद, जहाँ पर आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड स्थित है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ज़रूर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये आपके स्पेशल चाइल्ड टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।